अशोक वाजपेयी जी के बारे में जो मुख्य बातें थी ऊपर हाईलाइट में बोल्ड अक्षर में इसको जान लिए थे। अब इनका जो शेष भाग है बचा हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला लाइन देखो क्या है। अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक, कलामर्मज्ञ, संपादक एवं संस्कृति कर्मी है। परीक्षा में दे सकता है अशोक वाजपेयी क्या है, तो अशोक वाजपेयी एक प्रमुख कवि भी है, विचारक भी है, आलोचक भी है, कलामर्मज्ञ यानी कला का ज्ञाता भी है, संपादक भी है और संस्कृति कर्मी भी है। याद रहेगा। कवि एवं आलोचक के रूप में उनका उदय 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में हुआ था। समझ गया। सदी के अंतिम वर्षों में वे देश के शीर्षस्थ साहित्यकारों के बीच विशिष्ट ख्याति और प्रतिष्ठा के व्यक्ति बन गए। उनके अध्ययन, अनुशीलन, अभिरुचि एवं रचनात्मक गतिविधियों का दायरा विस्तृत है। कला, साहित्य और ज्ञान की विविध विधाओं के अतिरिक्त परंपरा और संस्कृति के विविध रूपों और अनुशासनों के बीच समन्वय और संवाद की कल्पनाशील जनतांत्रिक पहल के लिए वे पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। लेखन और आयोजनों के द्वारा उन्होंने अनेक बार अपनी सामासिक अंतर्दृष्टि, जनतांत्रिक सोच और समावेशी उदार विनियोग बुद्धि प्रमाणित की है। अशोक वाजपेयी का जीवन कला, साहित्य, संस्कृति, समाज आदि के संबंध में दृष्टिकोण और मनीषा आधुनिक अर्थों में भारतीय और वैश्विक एक साथ है। दूसरा पैराग्राफ है। अशोक वाजपेयी एक कवि और साहित्यकार के रूप में हिंदी में अकविता के अनास्थावादी नकारात्मक आंदोलन का स्वस्थ सकारात्मक समाजवादी दृष्टिकोण और संवेदना द्वारा सृजनात्मक प्रतिकार करते हुए सामने आए थे। उनकी संवेदना, भाषा और रचनात्मक चिंताओं ने व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया था। वे एक समर्थ संभावना के रूप में इसलिए देखे और पहचाने गए थे कि कविता की ज़रूरतों और तकाज़ों की उनकी पहचान खड़ी थी। वे उन ज़रूरतों की भरपाई राजनीति और विचारधारा के उताप भरे तात्कालिक तत्वों से नहीं करते हुए गहनतर रचनात्मक मानवीय अर्थों की पूछ-पेख के लिए समुद्यत दिखाई पड़ते थे। आगे उनकी यह रचनात्मक खोज तो कभी लिखल हो छापायल न खोज तो जारी रही किंतु इसके लिए मानव संबंधों के परिवर्तनशील यथार्थ से भरी हुई जीवन और समय समाज के बीच जैसी गहन सन्नद्धता, ऐसे स्वाधीनता कवि के लिए अनिवार्य थी, वह उन्हें प्राप्त न हो सकी। उनकी बहुविध व्यस्तताओं भरी जिंदगी ने ऐसा अवसर उन्हें नहीं लेने दिया। इसका जो जीवन था ना, बहुत प्रकार से व्यस्त था, बहुत सारे कामों में क्या था, व्यस्त था। चलो, ऐसे विविध कलाओं के सौंदर्य तथा दर्शन के शाश्वत प्रश्नों, सरोकारों और सुखों और लालसाओं से अपनी कविता को लैस करते हुए आगे बढ़ चले। उनकी कविता में वैयक्तिक आग्रह बढ़ने लगे। खुशहाल मध्य वर्ग की अभिरुचियों को तुष्ट करने में उनकी कविता में एक तरह की स्वच्छंदता विकसित हुई। एक समर्थ कवि की पहचान उनकी कविता में कौंधती है। एक ऐसा कवि जिसका मानस विस्तृत है, उदार है, संवेदना पर्युत्सुक है और भाषा स्फूर्त, समर्थ, भारहीन और अर्थग्रहिणी है। इसमें उतना कुछ खास कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको समझना थोड़ा कठिन है, पढ़ाएंगे तो तुम लोग बोर हो जाएगा। खैर, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता अशोक वाजपेयी के कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई है और एक कथी है, फिर छपायल होला तो कोई बढ़िया किताब पढ़ रहा है। प्रस्तुत जो कविता है
अशोक वाजपेयी के कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई है और एक गद्य कविता है। ये जो तुम कविता पढ़ोगे इसके बाद कौन सी हार जीत, ये किनसे संकलित है यानी किनसे लिया गया है? कहीं नहीं वहीं से। याद रहेगा, परीक्षा में अभी ये कोई ऑब्जेक्टिव निकला है और इसमें से आ ही जाता है सब। ध्यान, इसमें मतलब हर चैप्टर में से न किसी में से दे ही देगा। कहीं नहीं वहीं। प्रस्तुत जो कविता है हार जीत किससे संकलित है यानी किनसे लिया गया है? कहीं नहीं वहीं से। और इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। और ये कौन कविता है? गद्य कविता है। कौन कविता है? गद्य कविता का अर्थ होता है जो कविता की तरह न होकर के कहानी की तरह पढ़ने वाला हो, उसी को कहते हैं गद्य कविता। अशोक वाजपेयी ने गद्य कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी और प्रकाशित की है। और ऐसा गद्य कविताएं काफ़ी संख्या में लिखे हैं अशोक वाजपेयी जी, यानी बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखा है। इनमें से एक तुम पढ़ रहा है, कौन सी? हार जीत। हिंदी में गद्य काव्य तो पुराना है जो वस्तुतः कविता नहीं गद्य का ही एक रूप हुआ करता था, किंतु गद्य कविता नहीं है और पिछले 15-20 वर्षों में अनेक कवियों द्वारा प्राप्त संख्या में लिखी गई है, यानी काफ़ी संख्या में। फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि यूरोपीय तथा अमेरिकी भाषाओं में नए ढंग की इस गद्य कविता का लेखन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही होता रहा है। फ्रांसीसी कवि सेंट जॉन पर्स की एक ऐसी गद्य कविता है T.S. एलियट के द्वारा लंबी भूमिका के साथ पेश की गई है, किंतु वे आकार में बहुत लंबी है। T.S. एलियट एक लेखक है जिसका तुमको अंग्रेजी में भी है, याद करवाए थे, पाठ का नाम एवं लेखक का नाम याद है? चलो, इस तरह की छोटी गद्य कविताएं खास तौर पर हिंदी में बहुत नई है और इनका विशिष्ट रूप और आकार प्रकार समसामयिक अनुभव की विलक्षणता में निहित है। कुछ तो महज फैशन के कारण भी लिखी जाती है, किंतु मूलतः इसकी रूप संरचना का उत्स कवि के काव्य अनुभव में होता है जो गद्यात्मक होता है। गद्यात्मक यानी दैनंदिन जीवन अनुभवों की धरती से बोलचाल, बातचीत और सामान्य मनस चिंतन के रूप में उगा हुआ। गद्यात्मक यानी उगा हुआ विवरण धर्मी, युक्ति तर्क के अनुसार घुमावदार, पेचीदा और चौरस भी। यह कविता, अब यहाँ पर से फिर कुछ अच्छी चीज़ें आ रहा है। यह कविता यानी ये जो कविता है हार जीत शासक वर्ग, राजनीति, युद्ध, इतिहास और आम आदमी को लेकर आधुनिक प्रसंगों में अनेक प्रश्न उठाती है और कौंध के एक क्षण में अनेक सारी वास्तविकताओं को विपर्त करती हुई हमें एक ऐसी प्रतीति जगा जाती है जो प्रमुख उपेक्षी है और बंधुआ नहीं है, गहरे अर्थों में तटस्थ और मानवीय है। ये जो कविता है किस पर है? शासक वर्ग पर। कौन सी पर? शासक वर्ग यानी राजा उजा पर है, चाहे जो देश पर, राज्य पर, किसी जगह पर शासन करता है उस पर लिखा गया है। और इसके साथ साथ किस पर है? राजनीति पर भी है। ये कविता किस पर है? शासक वर्ग के ऊपर है, राजनीति के ऊपर है। राजनीति जानता है ना, राजनीति बहुत घटिया खेल होता है। उसके लिए किसी भी वर्ग, समुदाय, चाहे किसी को नुकसान करने में नेता सब सोचता भी नहीं है, जान तक लेने में। इतना घिरा हुआ खेल है ये अच्छा खेल है, लेकिन इसका स्वार्थ के कारण इसका क्या करता है? गलत इस्तेमाल करता है। उसके बाद युद्ध पर है। किस पर है? युद्ध जानता है ना, लड़ाई झगड़ा, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, पहले सब होता था, उस पर भी है। और इतिहास किस पर है? इतिहास पर भी है, यानी इतिहास में ऐसा बहुत होता था। इतिहास यानी पहले के समय में। और आम आदमी को लेकर के भी ये कविता लिखा गया है। ये कविता किस पर है? हार जीत किस पर है? शासक वर्ग, राजनीति, युद्ध यानी लड़ाई, इतिहास, आम आदमी, इन सब को मिला करके इसमें इस पर कविता लिखा गया है। और आधुनिक प्रसंगों में अनेक प्रश्न उठाती है। और आज के जो समय है, आज का जो प्रसंग है, आज यानी आज का नहीं, मतलब अभी के समय का जो घटना है, इस पर क्या करती है? अनेक प्रश्न उठाती है, यानी अनेक सवाल इनसे करती है। और कौंध के एक क्षण में अनेक सारी वास्तविकताओं का, और कौंध के एक क्षण में क्या करता है? अभी के जो वास्तविक समय है, चाहे उस समय का भी था, जो रियलिटी था, काहेला उस पर उतना ध्यान दे रहा है? उस पर क्या है? उधर क्या है? हैं बकलेल कहीं।
अपना पढ़ाई पर ध्यान दो ना। विद्यार्थी है कि घुमार्थी है ना, खाली गर्दन घुमाए वाला घुमार्थी है। ध्यान दो ना पढ़ाई पर। कब सीखेगा? बचपन से ये सब नहीं सिखाया गया, इसके कारण आज ये परिणाम हुआ है कि कुछ आता नहीं किसी का भी। चाहे हाल तो यही है। डिसिप्लिन नाम का तो चीज़ें हटा दिया जीवन से, और बिगड़ने वाला जितना भी चीज़ है वो अपने जीवन में भर लिया, बर्बाद करने वाला। तो चलो इसमें आ जाते हैं अपना। तुम्हारा काम है, अच्छा या बुरा तुमको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुमको मिलेगी, हमारे कर्मों की सज़ा हमको मिलेगी। हम गलत करेंगे तो उसका परिणाम हमको मिलेगा, तुम करेगा तो तुमको मिलेगा। तो सबका जिम्मेदारी होता है ना। थोड़ा सा भी सेंसिटिव बनो, बार बार कहते हैं, थोड़ा जागरूक बनो अपने जीवन के प्रति, अपने लोगों के प्रति। और कौंध के एक क्षण में अनेक सारी वास्तविक, यानी जो रियलिटी है इसके बीच में, हार जीत, लड़ाई, युद्ध के मैदान, ये सब इसका जो रियलिटी है इसको क्या करता है? विपर्त करती है, यानी उजागर करती है इसके सच्चाई को। और हमारे अंदर एक ऐसी प्रतीति जगा जाती है, यानी हमारे अंदर एक ऐसा ज्ञान का इसमें आंखें खोल कर जाता है अंदर से, जो प्रमुख उपेक्षी है और बंधुआ नहीं है, और गहरे अर्थ में तटस्थ और मानवीय है। और गहरे अर्थ में एकदम अंदर वाला तह तकले उसमें तटस्थ है, और कभी मानवीय ही, मानव को लेकर के ये बनाया गया है, चाहे हमारे इधर का हो चाहे किधर का भी हो। यह कविता समसामयिक हिंदी कविता में गद्य कविता की प्रवृत्ति और रूप संरचना की यहाँ एक वानगी है। फिर अशोक वाजपेयी जी लास्ट में एक बात बोलते हैं, लिखते हैं, जो समझो, जो साथ चले थे जाने कब अपनी अपनी राह कहाँ निकल गए। जो साथ चले थे, यानी जो साथ में जिनके साथ हम निकले थे, जहाँ से जीवन की शुरुआत किए थे, मतलब निकले थे यहाँ से सीतामढ़ी, पटना, सोनबरसा ना, उसको जीवन के स्तर पर ला करके तुमको समझाया गया है। अब बचपन से अभी तक ले बहुत आदमी तुम्हारे साथ जुड़े होंगे, बहुत चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे जीवन का सुख, बहुत कुछ, वो सभी क्या हुए जाने कब, यानी पतो न तोरा चलू कहिया कि सब अपना अपना राह, सब अपना अलग अलग रास्ता निकल गए। जैसे जैसे सबसे बिछड़ रहा है कि ना, कौन कहाँ चला गया तुमको मालूम है? अगर सोचेगा तब ध्यान आएगा, नहीं तो जिसके साथ तुम शुरू से अभी तक ले चले हो, बीच में कहाँ केतुफुना कब किस समय कहाँ निकल गया अपना अपना ज़िंदगी में, तुमको मालूम है? नहीं ना मालूम है। हमारे साथ भी जो था, जो कहाँ कहाँ निकल गया, कहाँ अभी कहीं, कुछ मालूम है? तो वही कह रहा है, जो साथ चले थे, जो साथ चले थे जाने कब अपनी अपनी राह कहाँ निकल गए। एक प्रकार से ये भी समझ सकता है कि जब सब अपना अपना जीवन में खो गए। जैसे मैरिज के पहले ले ले, सब पार्टनर, साथी, संगति, सब जो टाइम पास करी, चाहे बचपन में खेले छे, फिर ये सब हो जाए तो अपना जीवन में खेले छे, चाहे मैरिज हो तो शादी हो तो अपना जीवन में लग जाए कि खेले छे। तब दोस्त से समय पर मिले छे, वो ज़रूरत पर, बिना कारण अकारण न मिले छे, अपना अपना जीवन में बिजी हो जाए। सबे हमें के तू है, सब है, तू हो जाए, ये हो जाती, हो जाते, सब हो जाते। अभी कहती एक साथ से, फिर ऐसे पहले दूसरा, सब गोरा मिली से बिछड़ते बिछड़ते चल जाए। तो वही करा है, जो साथ थे जाने कब अपनी अपनी राह कहाँ निकल गए। जाने कहाँ कहाँ रोशनी की तलाश में भटकने के बाद अब समझ में आ रहा है कि रोशनी कहीं और से नहीं, इन्हीं शब्दों से आ रही है। आ सब कथी लागी भटकी छै? रोशनी की तलाश में। किसके तलाश में? रोशनी मतलब प्रकाश की तलाश में, बल्ब के तलाश में ना तो वह 10 रुपया बल्ब खरीद के रोशनी हो जाती, चाहे डेली सवेरे रोशनी हो, शाम में बुझ फिर लाइट जाए रोशनी। ये रोशनी की बात नहीं कराया, अपने अच्छे भविष्य के लिए निकलता है। किसके लिए? कहीं जो बाहर कमाने जाता है ना, चाहे किसी काम से आता है तो अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए तो कहीं जाता है, चाहे काम करता है। तो इसी तलाश में, बेहतर जीवन की तलाश में हर आदमी कहीं ना कहीं निकल जाता है। फिर बाद में पता चला जाता है कि जिस बेहतर चीज़ के लिए हम निकले थे वो कहीं नहीं है, हमारे शब्दों से आ रहा है, हमारा मन से आ रहा है, चाहे जहाँ पर है वहीं है कि नहीं। मतलब कचरे की तलाश में अनमोल जीवन को लगा देता है, और जिसके साथ जीवन था उसका, अब तो देखो धीरे धीरे इंसान अब कथी कभी सच्चाई तो ही ओकरा अच्छा न हो के कारण अब देखी हर आदमी अपना अपना बिजी में है, दूर कौन दुनिया के उतना झंझट लेवे जाए, कथी में पड़ा जाए। आ रियलिटी में ये है। तो रोशनी की तलाश मतलब कथी, मतलब बॉल के तलाश में, टॉर्च के तलाश में, इज्जत के तलाश में, कि बेहतर जीवन, बेहतर फ्यूचर के तलाश में। फ्यूचर जानी चाहिए
मतलब अभी हम क्या करेंगे जिससे हमारा आगे का जीवन क्या होगा, अच्छा रहेगा, इसकी तलाश में सब गोरा अपनी अपनी राह पर निकल। तुमको लगेगा कि इस रास्ते से जाएंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा, ये काम करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा, तो तुमको जो रास्ता मन लगेगा वो क्या करेगा, तुम अपनाएगा है। फिर दूसरे को जो रास्ता मन होगा वो क्या करेगा, एक गोरा इधर, एक गोरा इधर, एक गोरा इधर, एक गोरा उधर, कोनो यही बार हो जाएगा। लेकिन सभी गोरा का आखिरी एक पॉइंट पर मिलन होगा, मिल जाएगा, शमशान। इसलिए थोड़ा भाग दौड़ करता है ना, तो उससे पहले सोचना चाहिए कि भाग करके हम कहाँ जाएंगे। देखते हैं शायद जहाँ पर है वहाँ जीवन बेहतर हो, नहीं हो तो दूसरा तो ऑप्शन ही है। तुमको यदि जीने का ढंग नहीं है तो कहीं भी रोशनी नहीं है। रोशनी कहाँ से आती है, अपने दिमाग से। सब चीज़ दिमाग से रोशनी अभी अपने अंतरात्मा से आता है। ठीक है, पहले इसको देखो, फिर उसके बाद दुनिया को देखो। ठीक, रोशनी अंधकार तो बाहरी तो वैसा नहीं दिखावा। अभी आँख खोल ले छी, आँख अभी बंद है तो क्या है, अंधकार है। आँख खुल गया तो क्या है, रोशनी है। तो जिस दिन से तुम्हारा आँख खुल जाएगा जीवन थोड़ा बेहतर बनेगा। आँख नहीं खुला है, बेवकूफ़ी है, समझदारी नहीं है, तो जीवन वही तक ले नरक बना रहेगा। फिर आगे चल के तुमको पता चलेगा कि ज़िंदगी में हम इतना जो टेंशन ले रहे थे उसका कोई कारण नहीं था। आज तो इसका ध्यान अलग है। बाय चांस ऐसा नहीं हो कि कोई ख़राब आदमी मिले तो उसमें फिर पछतावा होगा कि जो हम पढ़े लिखे होते, अपना काम किए होते, कुछ गुण सीखे होते तो आज हमारा जीवन कहीं बेहतर होता। तो ये जो घूमने फिरने, टाइम पास करने, इस सबसे बुरा जीवन नहीं चलने वाला है। माता पिता हमेशा तुम्हारे सब पास नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल। जैसे माता पिता तुम्हारा अथी कर रहा है ना, पालन पोषण, तुमको भी किसी का जिम्मेदारी लेना रहेगा। तो उस समय तुम समझदार होगे, होशियार होगे, तब ना जिम्मेदारी लेगा। जैसे हमरा कभी कोई पढ़ाया है, लिखाया है, वो पढ़ाया है, लिखाया, हम पढ़े हैं, तब ना दूसरे को पढ़ा रहे हैं। अगर उस समय कहते दूर हमरा ऐसे कौन टेंशन, हम जैसे घूमे फिरे, बउआए, सोते, आराम करे, तब होता है। कोई दूसरा होता है हमारे जगह पर, लेकिन होता, लेकिन हम नहीं होते। तो जिम्मेदारी लो थोड़ा अपने प्रति, अपने माता पिता के प्रति, चाहे तुम जहाँ जाओगे उसके प्रति। नहीं तो हम या तुम जैसा करते हो अगर दूसरे सामने वाला भी वैसा करने लगे तो फिर कहीं का नहीं रहेगा। भाई सब अपन जिम्मेदारी ना ले चाहिए। हम दूसरा के जिम्मेदारी ले चाहिए, दूसरा हमारी जिम्मेदारी ना लेते। और ना लेते तो बोली बात सुनते कि ना सुनते, तब हम ही ना जिम्मेदारी उठाबी कोई चीज़ के, तो हम ही बोली बात सुनबे कि ना सुनबे। तो कि एगो चका कहती तूहे चला, एगो चका कहती हम यही बार रखबो, हमरा जाए घूमे फिरे, तब तो चल गया सीतामढ़ी, एगो पटना, एगो ईरघाट, एगो बीरघाट। तो जिम्मेदार बनो हल्का फुल्का। तो ये हो गया शेष भाग, समझ गया ना। शेष भाग में क्या क्या तुमको मिला ऑब्जेक्टिव। एगो मिला ये हार जीत कविता जो है कहाँ से लिया गया है, किससे संकलित है, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। और ये कौन कविता है, गद्य कविता है, समझ गया। और किस पर है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, किताब में नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है, तुम्हारा आंखें खोलने के लिए ज़रूरी है। ये किस पर लिखा गया है, शासक वर्ग पर। किस पर, शासक वर्ग कहते हैं राजा को, पहले के राजा को कहा जाता है। अभी के तुम कह सकते हो सरकार को। किसको, सरकार जानी सी ना, जो सत्ता में बैठी जो पावर में। राजनीति पर है, नेते सब ना राजनीति करे, शासके वर्ग ना जे शासन करे, राज करे, ना राजनीति करे, ओकरा पर है, युद्ध पर है। और ये राजनीति में शासक वर्ग में जो लड़ाई हुई है और युद्ध पर है, और इतिहास पर भी है, यानी पहले के समय पर भी है, और आम आदमी पर भी है, यानी हम लोग तुम लोग जो आम आदमी उस पर भी है। और इसके राजनीति में, इसके लड़ाई में, इसके युद्ध में पिसता कौन है, कौन पिसता है, आम आदमी। नुकसान किसको होता है, आम आदमी। इसके पास अपनी बुद्धि नहीं है तो अपनी हार में भी ये खुशी मनाता है। यदि तुम हारोगे तो खुशी मनाओगे, तुम्हारा कोई नुकसान होगा तो खुशी मनाओगे, किसी का जीवन जाएगा तो तुम खुशी मनाओगे। लेकिन इसके पास अपनी आंखें नहीं है तो इसी में क्या मनाता है, खुशी मनाता है। जैसे खुद को बर्बाद करके खुद से खुशी मनाना। और जिस दिन से आंखें खुल जाएगा ये अपने आप को बर्बाद होने देगा कि समझदारी से चलेगा, इसके कहने पर नहीं चलेगा, इसके कहने पर, इसके कहने पर, किसी के कहने पर नहीं चलेगा, ये अपनी सोच से चलेगा। तो इसलिए आम आदमी को भी ये जानकारी होना चाहिए। जैसे हारता कोई है, जीता कोई है, फटाका कोई छोड़ता है, लड़ाई कौन कर लेता है। नॉर्मल अपने इधर के नेतागिरी में देख, छोटा मोटा वार्ड सदस्य, मुखिया तुखिया इसमें है ना, चाहे वार्ड जिला अधिकारी इसमें है, होता है कि नहीं। जीता कोई है और फटाका, तुमको क्या मिलेगा इनसे, कितना।
अपना जो पास का आदमी ओकरा से तो नाते नहीं होते का, दूर के आदमी से तोरा नाता कैसे हो गया है, जो तुम्हारे घर कभी पूछने भी नहीं आएगा हाल चाल जीत के बाद। ठीक, तो ये सब थोड़ा आंखें खोलेंगे डिटेल्स में हम आगे की कविता में, समझ गया। चलो याद करके आएगा, घर से रीडिंग दे करके आएगा, इसको छेक लो। हार जीत कविता को तुमको याद करके आना है, पढ़ करके आना है। रीडिंग दे करके कहते हैं तो तुम रीडिंग दे करके नहीं आता है, तो एक बार रीडिंग दे देता है, इसको रीडिंग नहीं देना है। क्या करना है, हैं? याद करना है 30/5/25 डेट छेक लो और याद करके आना सब बार अपना में। चलो यहाँ तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले वीडियो में।